ये 2023 का यूपीएससी का जीएस पेपर है, ठीक है। और इसमें पैटर्न चेंज हुआ था थोड़ा सा, क्वेश्चन पूछने का तरीका और आंसर फ्रेम करने का तरीका, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी कन्फ्यूजन थी। ऑल्दो की है तो ठीक, हम कर सकते हैं इसको। तो ये सेट ए है, ठीक है, जिसके पास भी की हो मैच कर सकता है। क्वेश्चन 1 है, झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, meandering of गंडक रिवर फॉर्म कंवर लेक। इसमें से कौन कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द, कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं। इसमें ऑप्शन में ओनली केवल वन। वन ट्रू है, ओनली वन ट्रू है। फॉल्स कौन सा है और वो बताना, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत, अगर बता पाओ तो। सर फर्स्ट ही ठीक है, सेकंड और थर्ड गलत है। सेकंड और थर्ड में क्या गलत है। सर एक तो यहाँ पर दिया है ना, जो गंडक रिवर है ना, वो कंवर लेक हम्म। नहीं ऑक्सबो लेक फॉर्म करती है, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन में दिया नहीं, है। ऑक्सबो तो नाम, वो ऑक्सबो, तो टाइप है। हाँ हाँ, वो लेकिन लेक। कंवर झील जो है ना वो दूर है, मतलब कुछ ऐसा, एक मिनट रुकिए। अच्छा। चलिए आप बताइए। क्वेश्चन नंबर पता है कौन सा है? 31 है एक्सप्लेनेशन में। इसमें कह रहा है मेन सोर्स ऑफ झेलम, पहला तो सही है, ठीक है, स्टेटमेंट वाज करेक्ट। कोलेरू लेक इज नेचुरल इफोरिक लेक सिचुएटेड बिटवीन टू मेजर रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, फेड बाय टू सीजनल रिवर्स, बुडमेरू एंड तामलेरू, ना कि कृष्णा, ठीक है। और कांवर झील, जो कि जिसको जो बेगूसराय शहर में है, ये बूढ़ी गंडक द्वारा होती है, ना कि गंडक, ठीक है। ये बूढ़ी गंडक दूसरी रिवर है, बूढ़ी गंडक, ठीक है, इसमें गंडक लिखा है। और ये कृष्णा रिवर से नहीं, दो अलग अलग थी, कौन सी, बुडामेरू और तामलेरू, ठीक है। ठीक है, ये इन दोनों रिवर द्वारा फीड की जाती है। और मेंडरिंग, ये गंडक रिवर नहीं, बूढ़ी गंडक रिवर के मेंडरिंग से कंवर लेक बना है, ठीक है। इसमें से स्टेटमेंट 1 ही ट्रू था। फिर स्टेटमेंट क्वेश्चन 2 है, पोर्ट हैं और किस लिए जाने जाते हैं। कामराजार पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी, मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेट ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। इसमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो टू पेयर है तो करेक्टली इसमें, मैच, फर्स्ट हाँ, और इसमें सेकंड। इसमें टू पेयर है, तीसरे में क्या दिक्कत है। लार्जेस्ट ये तो नहीं होगा, इतना आप गेस कर विशाखापट्टनम सकते नहीं हो। है सर, वो है हाँ, जेएनपीटी है लार्जेस्ट। जेएनपीटी होगा, ठीक है, जेएनपीटी। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर थर्ड, क्वेश्चन 3, जैक फ्रूट, महुआ, टीक, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडियस ट्री, डेसिडियस ट्री, ठीक है। जैसे महुआ ठीक है, जैक फ्रूट शायद एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ओनली जैक टू फ्रूट के होगा। बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि केरला का स्टेट फ्रूट मालूम है, केरला का हम्म। जैक हम्म। फ्रूट है, हाँ। कभी ध्यान दिया, ठीक है। जैक फ्रूट है वहाँ का, केरला का स्टेट फ्रूट है। हम्म तो वो डेसिडियस नहीं, क्या कहते हैं, एवरग्रीन वगैरह में आ सकता है। बाकी दोनों सही, महुआ और टिक तो मिलते हैं, ओनली टू। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज more arable area than China. The proportion of irrigated area is more in India as compared to China. The average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that in China. देखो ये तो फॉल्स होगा, ये तो ऐसे ही रैंडम, मतलब ये फैक्ट है। ये हमारे यहाँ, क्योंकि चाइना में जो एरेबल या जो खेती होती है बहुत कम जगह पर होती है। कम होती है, हाँ फर्स्ट ठीक है। हाँ, और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है इंडिया से, बहुत ज्यादा है। इसीलिए वो काफ़ी हाँ चीज़ों में ये तो। हमसे आगे हैं। हम्म हम्म। बस सेकंड में कंफ्यूजन था, लेकिन सेकंड ठीक है। तो proportion of irrigated area is more in India as compared to China, और इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, मुझे यही वाला स्टेटमेंट सही लग रहा है और ये भी गलत है, ठीक है।
हमारे यहाँ अभी भी कहते हैं कि जो खेती है वो रेनफॉल पे ज़्यादा डिपेंड करती है इन कंपेरिजन टू इरिगेशन। ठीक है, अगर प्रपोर्शन वाइज देखो, किसने प्रपोर्शन पूछा है, एरिया टोटल में नहीं पूछा है, तो प्रपोर्शन चाइना में ज़्यादा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, सर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट दिया है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है। लेकिन जो यूपीएससी का आंसर है उसमें ए है। ओनली वन, ठीक है सर, यूपीएससी पे रिलाई करिए। हम्म, तो अगर यूपीएससी अप्लाई करें तो ओनली वन। ये तो वन, सीधे ओनली सीधे वन। गलत है। कंफ्यूजन हमको इसी स्टेटमेंट में होगी। ठीक है, हाँ सेकंड वाले इंडिया में। हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, ये तो ये भी सही है, हमारे यहाँ ज़्यादा एरेबल लैंड है। हम्म। प्रोपोर्शन में कंफ्यूजन है क्योंकि उनके यहाँ बहुत, अगर मतलब मान लो कि इंडिया में 100 हेक्टेयर पे खेती होती है, उनके यहाँ 200 हेक्टेयर पे हो रही है, तो अगर हमारे यहाँ 100 के 100 जो हैं नहीं सींचे जा रहे, मान लो कि 50 हेक्टेयर ही सींचे जा रहे हैं, और यहाँ मान लो कि 180 तक सींच दे रहे हैं, तो उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा हो। प्रोपोर्शन पूछा है, एरिया नहीं पूछा है। ठीक है, या रिवर्स भी कर दोगे तो भी ठीक है, प्रोपोर्शन पूछा है, एरिया नहीं पूछा है। Which of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? इनमें से कौन कह रहा है कि जो सी लेवल अगर गिरेगा, सी लेवल अगर गिर रहा है, हाँ, तो वो वहां पे मार्श लैंड क्रिएट कर रहा है। कहाँ पर? भितरकनिका मैंग्रोव, मरक्कन सॉल्ट पैंस, नौपड़ा स्वयं, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ होगा सर। हाँ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ है इसमें। भितरकनिका कहाँ है? भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, उड़ीसा में है। हाँ। उड़ीसा। और ये मरक्कनम सॉल्ट पैंस। ये नहीं पता, ये दोनों नहीं पता कहाँ पर है हमारा कनम और वहाँ पर। चेक करना पड़ेगा। एक मिनट, मरक्कनम ढूंढना पड़ेगा। मरक्कनम बीच तमिलनाडु में दिए तो वहीं पर होगा सर फिर। हाँ तो वही है। पता नहीं, तो वही होगा। अगर ये टीएन में है, और नौपदा स्वैम्प, मौका देखना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। क्योंकि प्लेसेस मैच करने को आ जाती हैं तो इसको हम लोग देख ले रहे हैं। फिर है इल्मेनाइट एंड रूटाइल, abundantly available in certain coastal tract of India, are rich source of which one of the following? Aluminium, copper, iron, titanium. इल्मेनाइट टाइटेनियम। और रुटाइल ना, ठीक है। टाइटेनियम। इल्मेनाइट एंड रूटाइल, ये टाइटेनियम के सोर्स हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी ढंग का मिल जाता ना तो फिर काफी अच्छा हो जाता। फिर विजन पे देखना है तो क्वेश्चन नंबर 36 है, पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। हम्म, अच्छा, ये कह रहा है कि जो ये टाइटेनियम है, ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड अकर्स इन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स एज रूटाइल, एनाटेज एंड ब्रूकाइट। ठीक है, और हैवी मिनरल्स में आते हैं। ये कहाँ पे? इंडिया में गुजरात में और उड़ीसा कोस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात के कोस्ट पर और उड़ीसा के कोस्ट पर। ठीक है, मतलब एक वेस्ट में है, एक ईस्ट में है। हम्म। About three-fourths of world's cobalt, a metal required for manufacture of batteries for electric motor vehicles, is produced by। कोबाल्ट की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? तो इसका तो डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो है, ये तो न्यूज में भी था उस टाइम पे। डीआरसी, हाँ, डीआरसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन? कॉन्गो बेसिन का पार्ट पूछ रहा है। कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सुडान, और उगांडा। कॉन्गो बेसिन कॉन्गो रिवर से रिलेटेड है। कैमरून होगा ना। कैमरून। कॉन्गो बेसिन अगर मैप देख ले तो सही है।
हाँ सर, वो युगांडा और सूडान तो नीचे की साइड है ना, और नाइजीरिया भी अलग है है थोड़ा लेकिन बहुत। है उससे सटे हुए, पर वो रिवर जो है हाँ, वो थोड़ा सा ऊपर से जाती है। अरे 6 कंट्रीज थे ना, है ना? कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका और डीआरसी, ये देखो, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी और गैबन। हाँ, मैप में आएगा ये काफ़ी देखो, अच्छे से। ये है उसका रिवर कोर्स कॉन्गो का। ठीक है, तो इसमें अंगोला भी है इधर, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये डीआरसी तो है ही है। और रिवर बेसिन देखो कि कैमरून भी है, रिवर बेसिन में है कैमरून, हुँ, ऑल्दो कैमरून दूर है। तो इसमें बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं, साउथ सुडान, नाइजीरिया, युगांडा। देखो युगांडा और नाइजीरिया, तो युगांडा और वो साउथ सुडान इधर आ जाते हैं, तो वो नहीं है। हुँ, नाइजीरिया थोड़ा सा ऊपर है, नाइजीरिया देखो काफी ऊपर है। हाँ, कैमरून के ऊपर पड़ जा हुँ, रहा है, तो वो भी नहीं है। ठीक है, बेसिन मतलब में नहीं लोकेशन आएगा। वाइज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमरकंटक हिल्स आर एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री, और बिली बिलगिरी रंजन रंगन बिलगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देखो स्टेटमेंट 3 तो गलत है, ये तो शेषाचलम 3 भी गलत साउदर्न है मोस्ट और नहीं है। फर्स्ट भी गलत है, हाँ। क्योंकि अमरकंटक, विंध्य और उसका है ना सतपुड़ा का। हम्म अमरकंटक भी गलत है, और बिलगिरी रंजन शेषाचलम कॉन्स्टिट्यूट ईस्टर्न द पार्ट में ईस्टर्न है। मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, ये भी गलत है। ये मेरे ख्याल से कर्नाटका में है, बिलगिरी रंजन हिल्स जो है। ठीक है, तो सतपुरा रेंज का अच्छा, पार्ट अच्छा। नहीं होगा। हाँ सर, तो वेस्टर्न इसमें कर्नाटका तीनों है ही, ये। तीनों गलत है। नन होगा। नन है। With reference to India's project on connectivity, consider the following statement. East-West corridor under Golden Quadrilateral project connects Dibrugarh and Surat. East-West को, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर पूछ रहा है। और ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग मई इन थाईलैंड विया म्यांमार, और बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी उत्तर प्रदेश विद कुनमिंग इन चाइना। इसमें पहला देखो, तो गलत है ना? हाँ पहला गलत है, असम और क्योंकि गुजरात। गोल्डन कोऑर्डिनेटर असम में गया ही नहीं है, कलकत्ता तक आया ना, नहीं जो सर, गोल्डन ईस्ट वेस्ट पूछा है कोऑर्डिनेटर ना? था। हाँ तो तभी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, गोल्डन कोऑर्डिनेटर आप हाँ, देखो ना, गोल्डन हाँ, कोऑर्डिनेटर हाँ। कुछ ऐसे करके था। ठीक है, बॉम्बे से, तो इसमें मतलब ये कलकत्ता कलकत्ता की तरफ गया है, मतलब बंगाल में गया है, ये असम पूछ रहा है। ठीक है, डिब्रूगढ़ असम में है। हुँ, हुँ। अगर यहाँ गुजरात सूरत वाला मान भी लोगे तो वो नहीं नहीं करेगा। फिर ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मोरेह इन मणिपुर और चियांग मई इन थाईलैंड विया म्यांमार। ठीक, तो मोरे जो है मणिपुर में नहीं है मेरे ख्याल से, मिजोरम में है क्या? ओके, एक, देखना पड़ेगा। पर मणिपुर में दिखा रहा है मुझे तो। हाँ मोरे मणिपुर में है। इसमें फिर एक मिनट, ये मोरे इंडिया, बागान म्यांमार और माई साउथ थाईलैंड है। ठीक है, जो बाकी दो नाम है वो गलत है। इंडिया में तो मोरे है, लेकिन जो म्यांमार का है, म्यांमार में बागान है, और माई साउथ है थाईलैंड में। ठीक थाईलैंड है, में, हाँ। ये चियांग मई लिखा है, इसमें माइसोत करके है ये। ठीक है, और बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट वाराणसी, अब इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, ये वहीं कलकत्ता से ही कनेक्ट करेगा, जो अगर ये कभी बनेगा, अभी प्रपोज्ड है, बना नहीं है। ठीक है, तो इन सारे देशों को कनेक्ट करेगा, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार, पर ये वाराणसी में नहीं, ये कलकत्ता को कनेक्ट करेगा इंडिया में। ठीक है, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 10वां। तो जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ना, हम्म उसमें एक्सप्लेनेशन में ये दिया है कि ये असम में तो है, पर डिब्रूगढ़ को नहीं कनेक्ट करेगा। उसको करेगा सिलचर असम को और पोरबंदर गुजरात को। मतलब गुजरात और अच्छा। असम को कनेक्ट कर रहा है, पर डिब्रूगढ़ और सूरत नहीं है। उसकी जगह सिलचर और वो है पोरबंदर। हो सकता है मतलब एक्सटेंशन में हो, क्योंकि इनिशियली जो हम्म, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था,
वो सिर्फ 4 जगह को, जो 4 मेजर मेजर सिटीज़ हैं अपने चारों डायरेक्शन में, हाँ, उनको कनेक्ट करने के लिए था। एक्सटेंशन में हो सकता है असम में भी गया हो। असम और गुजरात में भी। तो कॉरिडोर की बात करना, हाँ, उसको बढ़ा दिया हो क्या पता। हुँ। हाँ, उसके बाद बढ़ाए होंगे ना। ये तो मतलब जब अटल हुँ, जी की सरकार थी तब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल शुरू हुआ था। ऐसे ही डायमंड क्वाड्रिलेटरल जो शुरू कर रहे हैं वो ट्रेन्स के लिए, मतलब रेलवे लाइन के लिए है। ये हाईवेज़ के लिए था, हुँ। नेशनल हाईवेज़ के लिए। Consider the following statement. Statement 1. India, despite having uranium deposit, depends on coal for most of its electricity production. Statement 2. Uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity. ठीक है। तो सेकंड ही ये गलत तो है इसमें तो पहले, ये तो गलत है। ठीक है। क्योंकि 60% एनरिचमेंट तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो फिर आप एटम बम बनाने के काम में आएगा। हाँ, ये- ये- शायद 25% मांगते हैं कितना एटम बम बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट उसका। हाँ, ऐसे ही होता है, शायद 20% के आसपास ही होता है। 25 के ऊपर अगर जाता है तो फिर वो हम्म, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए 3 से 5% यूरेनियम की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है। हाँ, 3 टू 5%, हाँ। 20% से ऊपर जाता है तो उसको हाईली इंरिच कहते हैं, और वो फिर वेपन ग्रेड वेपन ग्रेड यूरेनियम कहते हैं उसको। ठीक है, जब 20% से ऊपर जाता है मतलब वेपन बनाने के काम में आ सकता है वो। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मार्सुपियस आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। फिर स्टेटमेंट 2, मार्सुपियस कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर। देखो प्रेडेटर तो हर उसका होगा, चाहे वो मार्सुपियल है चाहे वो। तो दूसरा स्टेटमेंट मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। पहला तो सही है। पहला, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड। मार्सुपियल्स पता है जो कंगारू की प्रजाति होती है उनको शायद कहते हाँ, हैं ना, हाँ। हाँ, जिनके हाँ। वो बच्चे उनके पॉकेट में पैदा होते हैं वैसा। पैकेट में रखते हैं, हाँ, हाँ। हाँ, तो इंडिया में तो नहीं है, अगर इंट्रोड्यूस कर दो तो अलग बात है। ठीक है। रैट इन्हीं की प्रजाति के हैं पर वो नहीं है, मार्सुपियल्स नहीं कहते हम बेसिकली उनको। हाँ, तो ये सही है और ये वाला गलत है। ठीक है। देखो एक इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें शायद। देखो मार्सुपियल्स कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, मतलब करीब 200 स्पेशीज है मार्सुपियल्स की, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया और उनके आसपास के जो आइलैंड है वहाँ पे पाए जाते हैं। हुँ। और इनका कह रहा है कि सिर्फ माउंटेन ग्रासलैंड पर नहीं, वो अब वहाँ की नेटिव में कोई भी होगा वहाँ पे मिलेंगे वो। ठीक है, जंगल होगा जो भी होगा, जरूरी नहीं कि माउंटेन ग्रासलैंड ही हो। ठीक है। Invasive species specialist group that develop global invasive species database belong to which one of the following organization? The IUCN, या International Union for Conservation of Nature, the United Nations Environment Programme, the United Nations World Commission for Environment and Development, the World Wide Fund for Nature। ठीक है। इनवेसिव स्पीशीज़ का तो आईयूसीएन ही होगा। IUCN है। Consider the following fauna: lion tail macaque, Malabar civet, or sambar deer. How many of the above are generally nocturnal or most active after sunset? तो इसमें ये नहीं था ना, लॉयन टेल मकाओ नहीं था, मालाबार सिवेट और सांबर डियर दोनों ही थे। देखो इसमें आंसर में ए है ओनली वन, तो हमें क्या मालाबार सिवेट ही लग रहा है। वहाँ पे सांबर डियर भी नहीं होगा फिर। हम्म देखो कुछ लोगों ने सांबर डियर को भी माना है। ठीक है, सांबर डियर को भी कुछ लोगों कुछ कोचिंग वालों ने माना है कि सांबर डियर भी रात में एक्टिव होता है, मतलब ये शाम के बाद, क्योंकि इसने खुद ही स्पेसिफाई किया है कि मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट।
ठीक है, तो मोस्ट एक्टिव मेरे ख्याल से मोस्ट एक्टिव वाला ही एक वो होगा ट्रिगर पॉइंट की सबसे ज़्यादा एक्टिव या एक्टिव। तो लेकिन मालाबार सीवेट का तो पता है, मालाबार सीवेट तो होता है, लैंड टेल मकाका नहीं होता। लेकिन जो यूपीएससी माना एक ही माना है, तो मालाबार सीवेट को ही माना है उसने। ठीक है। Which of the following organism perform waggle dance for others of their kin to indicate the direction and the distance to a source of their food? Butterflies, dragonflies, honeybees, wasps. हनी बीज, यही क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्फिडेंस से Honeybees. सही हुआ था। हाँ, ये भाई सबने सही किया था। तो न्यूज़पेपर में आया था ना, ये न्यूज़ में था क्योंकि Waggle dance, waggle dance. Yeah. So, you consider the following statement. Some mushrooms have medicinal properties. Some mushrooms have psychoactive properties. Some mushrooms have insecticidal properties. Some mushrooms have bioluminescent bioluminescent properties. How many of the statement are correct? सारे ही होने चाहिए इसमें। सारी होनी चाहिए। देखो, अगर किसी चीज की दो वैरायटीज हैं, मतलब एक जैसे डोमेस्टिक होती हैं, डोमेस्टिक मतलब जो इंसान कंज्यूम कर सकता, और एक होती है वाइल्ड वैरायटीज, ठीक है, जिनको इंसान जनरली नहीं कंज्यूम करता। ठीक है, तो वाइल्ड वैरायटीज में कई सारी होती हैं जिसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो टॉक्सिक भी हो सकता है, ठीक है, या ल्यूमिनेसेंट भी हो सकती हैं। ल्यूमिनेसेंट वैसे ये एक अलग केस है, सब नहीं होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में हो सकती हैं। तो इसमें ही आदमी अगर फंसता तो इसमें फंसता ज़्यादातर, बाकी तीन तो आप गेस कर लोगे। साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज मतलब जिनका उपयोग ड्रग बनाने के लिए किया जाता है, कोई भी तरह का नशीला पदार्थ या वैसा। मेडिसिनल, अगर साइको एक्टिव है तो वो मेडिसिनल में भी आ ही जाएगा एक तरह से, ठीक है, और इंसेक्टिसाइडल भी हो सकते हैं। तो ये तीनों तो आदमी गेस कर लेगा, चौथे पे ही फंसेगा बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज में। बायोल्यूमिनेसेंट मतलब होता है कि जैसे कुछ प्लांट होते हैं, वो रात में या अंधेरे में वो चमकते हैं, ठीक है, वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो उनके प्रे हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, जो उनके शिकार हैं उनको खींचने के लिए वो बायोल्यूमिनेसेंट का उपयोग करते हैं कि वो आए और फिर उनको खा लें, या वैसा कुछ। या कह सकते हैं कि अपने प्रेडेटर को भगाने के लिए भी कर सकते हैं, तो दोनों चीज होता है उसका। Consider the following statement regarding the Indian squirrels. They build nests by making burrows in ground. They store their food materials like nuts and seeds in the ground. They are omnivorous. फिर फर्स्ट वाला गलत है ना? इसमें हाँ शायद। स्क्वायरल, हाँ, क्योंकि ओमनीवोरस तो वो होती हैं, पर वो नेस्ट हम्म नहीं बनाती हैं, मतलब ग्राउंड के अंदर जाके। ऐसा कुछ नहीं था शायद। फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, हाँ ये तो है, वो क्योंकि हेल्प करती हैं उसको ग्रो करने में। देखो, और अ, इधर चेक कर लीजिए। ये ग्राउंड में नट्स नहीं बनाती, पेड़ों पर बनाती हैं नट्स, ठीक है। हम्म। ये पेड़ों के जो खासकर वो जो उसको क्या कहते हैं, जो छेद होते हैं अंदर कभी कभी, उसमें बनाते हैं नेट्स, ठीक है, नेस्ट इनके। और ये भी सही है कि वो अपने जो फूड मटेरियल है उसको ग्राउंड में दफना देती हैं, कई बार बाद में वो खुद के निकालते हैं, ये स्टेटमेंट सही था और कई जगह देखा भी था, ठीक है। दे आर ओमनिवरस, ये भी सही है, ठीक है, घास पत्ते भी खाते हैं और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खाते होंगे, और यही वाला इसमें गलत है, ओनली टू। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विथ टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। Some microorganisms can grow in environment with temperature below the freezing point of water. Some microorganisms can grow in highly acidic environment with pH below 3. तो इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? ऑल ही होंगे सर। मैंने सारे तो सही हैं, सम वाले ठीक है। सारे सही कर दिए थे। हाँ, ये सारे सही हैं, क्योंकि अभी रिसेंट का ही था शायद कि आर्कटिक में देखा गया था कि जहाँ फ्रीजिंग मतलब हाँ, वहाँ पे बर्फ जमी माइक्रो है कई ऑर्गेनिज्म कई है। सालों से, वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्ग्स मिले थे, ठीक है। और इनको इनको कुछ एक नाम नाम कहा जाता है ना, एक मिनट, इनका एक कुछ नाम होता है जो भी ऐसे मिलते हैं। तो इनके अलग अलग नाम दिए गए थे। जैसे कि हम्म जो है ना, बहुत ही कम टेम्परेचर, जो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है, इसका था पायरो पायरोलोबस फ्यूमरी करके था। उसके बाद जो हम्म फ्रीजिंग पॉइंट वाला था उसका था एसिडोफाइल्स। और
हाँ, ऐसे ही नाम है और तीनों के। साइक्रोफाइलस और साइक्रोफाइल्स। हाँ, क्रायोफाइलस जो ठंडे में होते हैं। ठंड में ठीक है, होते हैं। देखो पायरो का हमें पता है ना, गर्म चीज़ों से रिलेटेड होता है। ठीक है, और क्रायो क्रायो इंजन क्रायो वगैरह ये ठंडी चीज़ों से। ठंडी ठीक चीज़ है, से। और और ये एसिड एसिडिक का का था क्या था? एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल, अब वो तो इसका वैसे हो गया। ठीक है, एसिडो, तो तीनों तरह की प्रजातियां मिलती हैं, तीनों तरह के माइक्रोब्स मिल सकते हैं, मिलते हैं। ठीक है, which one of the following makes a tool with a stick to scrap insect from a hole in a tree or log of wood? Fishing cat, orangutan, otter, sloth bear. ओरंगुटान था ना इसका? ओरंगुटान एक तरह का वो होता है, क्या कहते हैं, अरे वो जो गोरिल्ला की प्रजातियां होती हैं वैसा होता है वो ओरंगुटान। हम्म। ठीक है, अपने इधर ईस्ट एशिया में पाया जाता है ओरंगुटान, इंडोनेशिया वगैरह के आसपास। हम्म। देखिए इसका वो सब दिया है। नहीं, आईयूपीएससी वो सब आईयूसीएन वगैरह दिया होता तो मजा आती ओरंगुटान का। कंसीडर द फॉलोइंग एरोसोल्स, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट, लुब्रिकेंट in the making of how many of the above are hydrofluorocarbons used? एरोसोल सारे ही होंगे फिर एरोसोल्स इसमें भी। नहीं, एक मिनट, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एरोसोल। इसमें मुझे कंफ्यूजन एरोसोल्स में। एरोसोल्स तो प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होते हैं। हाँ, ओके। ओमिटिंग, आंसर की में क्या दिया है सर? आंसर की एक मिनट, सी दिया है, ओनली 3। तो फिर एरोसोल ही नहीं होगा। इन लोगों ने अपडेट नहीं किया, उन लोगों ने भी सारा उसमें सारा कहा लुब्रिकेंट। देखो बाकी सब में तो आ जाता है, एरोसोल्स में थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, इसलिए में कंफ्यूजन है। बाकी फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट, लुब्रिकेंट, ठीक है, इन सब में तो आता है, इन सब में उसका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल देखा है, होता है। ठीक है, आंसर की जो है उसमें 3 कह रहा है, तो मेरे ख्याल से एरोसोल्स इन्होंने एक्सक्लूड किया होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इनविट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज exempted फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। और स्टेटमेंट 2 है इनविट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज borrowers under the securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act 2002। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, और अगर इसको एक्सप्लेन कर रहा है तो बताए। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट distributed to their investors is exempted from tax but dividend is taxable। इस स्टेटमेंट में ही कुछ दिक्कत है। अच्छा, डिविडेंड इज टैक्सेबल क्यों होगा फिर? या तो दोनों टैक्सेबल होगा या तो दोनों नहीं होगा, मुझे इससे रिलेटेड था। हम्म। ठीक है, इसमें जो है जैसे लगा है एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन नहीं है, दोनों पे टैक्स पड़ता है। ठीक है, इसमें दोनों पे टैक्स पड़ता है, डिविडेंड पे भी पड़ेगा और जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी पड़ेगा। ठीक है, दोनों पे टैक्स पड़ेगा, अलग अलग टैक्स पड़ेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन टैक्स दोनों पड़ेगा। और बाकी ये जो इन्विट्स हैं वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एक्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 में। ठीक है, तो इसमें हाँ, सेकंड तो डी ठीक ऑप्शन है। सही। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है इन द पोस्ट पैंडेमिक recent past many central bank worldwide had carried out interest rate hikes। Statement 2 है central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy means। दोनों ही सही है ठीक ना? है सर। दोनों ही ठीक स्टेटमेंट है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन कर इन्फ्लेशन रहे की हैं, हाँ। बात कर रहा है, ये एक इन्फ्लेशन की बात कर रहा है ये, अगर आप देखो तो। ठीक है, जब हाँ। इन्फ्लेशन होती है तो
आपका जो मतलब मनी होता है उसका प्राइस, उसका जो वैल्यू होता है अप्रिशिएट कर जाता है, ठीक है। तो जो लोगों के पास पैसा है उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसके हिसाब से चीज़ों का दाम अपने आप बढ़ जाएगा ना। चीज़ों का दाम बढ़ गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक है वो क्या करेंगी, वो हाँ, अपना इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। बढ़ाएंगी। इंटरेस्ट क्योंकि रेट लोगों के हाथ में बढ़ाएंगी। पैसे कम रहेंगे तो वो खर्च कम हाँ, करेंगे, तो इन्फ्लेशन वही कम डाउन चीज़। हो जाएगा, कम तो ये इन्फ्लेशन है, इन्होंने इनडायरेक्टली पूछा है, ठीक है। सिनेरियो बना दिया तो लोग कंफ्यूज रहेंगे, तो इन्फ्लेशन ही पूछा है, देखा जाए तो। हम्म। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change. स्टेटमेंट टू है, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, स्टेटमेंट गलत है। सेकंड वाला सर। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। और पहला है, कार्बन मार्केट आर likely to be one of the most widespread tool in the fight against climate। फर्स्ट तो सही है सर। फर्स्ट तो सही है, दूसरा वाले में ही कंफ्यूजन है। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट ट्रांसफर सेक्टर क्यों टू करेंगे? स्टेट, ये चीज कर भी कंफ्यूजन है। सकते हैं। कार्बन मार्केट में क्या होता है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, अब उसमें कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ, उसको एकदम उस फॉर्म में कर लेते हैं कि भाई हमने इतना टन कार्बन वो प्रोड्यूस किया, या हमने इतना टन प्रोड्यूस होना था बचाया। उसके लिए आप कुछ मतलब क्या कहते हैं उसको, एफॉरेस्टेशन वगैरह करते हो या कुछ और ऐसा एक्टिविटीज करते हो जिससे, या उसको कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करते हो। हाँ, तो आप कहते हो कि इतना कार्बन यूनिट हमारे पास अब है, अब हम इसको सेल करना चाहते हैं। तो आप सेल करते हो, आप ये गवर्नमेंट को दे सकते हो या गवर्नमेंट आपको उसके लिए कुछ सब्सिडी या जो भी इंसेंटिव होगा वो देगी। अगर नहीं कर पा रहे हो तो पेनल्टी करती है ना। लेकिन ये थोड़ा सा पॉइंट मुझे समझ है, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। आंसर क्या दिया है? आंसर में कौन सा ये 23, 23 में बी। बी कैसे भाई, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। इसमें इसने सर बी इसमें माना है। ऐसा भी तो होता था ना कार्बन मार्केट में कि वो मतलब जब उनको क्रेडिट मिल जाता था प्राइवेट सेक्टर को, तो वो उसको मतलब पब्लिक सेक्टर को ट्रांसफर करते उन्हें कुछ उस पे वो मिल जाता था। कुछ ऐसा करके था ना वो कार्बन ट्रेडिंग या क्या होता था। तो फिर उसके बाद वो लोग उसको इंटरनेशनल लेवल पर यूज कर लेती थी गवर्नमेंट, कुछ ऐसा था ना, हम्म करंट में था ये चीज। तो शायद उससे रिलेटेड हो ये, इस वजह से सही देखो, माना। पहले स्टेटमेंट तो सही, दूसरे स्टेटमेंट का इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, ever more business have to pay regulators for the right to release tons of carbon dioxide into atmosphere. Investors are getting interested to trading on markets grew by 164% last year. इतना, फिर 83% of NDC submitted by countries mention their intent to make use of international market mechanism to reduce GHG। so लेकिन इसमें ये तो कहीं नहीं कह रहा ना कि वो रिसोर्सेज वहां ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो उनका इन्होंने तो इंटरेस्ट अलग ऑप्शन भी चीज है। ए माना है। बी माना है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही आंस, माना है। आंसर की के अकॉर्डिंग बी है सर, अच्छा, इसकी इस की के अकॉर्डिंग तो ए है, इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी माना है उसको, सेकंड को करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये टू का एक्सप्लेनेशन इनका सही नहीं है, मतलब ये कैसे कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। एक एक लॉजिक ये दे रहे हैं कि मतलब जो, जैसे मान लो जो कार्बन यूनिट्स हैं उसको गवर्नमेंट ट्रेड करेगी, मतलब वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगे और गवर्नमेंट ट्रेड करेगी। हाँ सर, ठीक है, तो वही तो मैं उस आपसे सेंस कह में, रही हूँ। उस सेंस में उस कह सेंस सकते में हैं। हम मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने हम्म कार्बन जो कार्बन ट्रेडिंग होती है ना, ये लोग क्रेडिट देते हैं गवर्नमेंट को, और उसके ना हम्म बिहाफ पे उन लोगों को कुछ कंसेशंस वगैरह मिल जाते हैं। फिर वो ना एक गवर्नमेंट को हेल्प करता है, जो उनकी इंटरनेशनल वो होते हैं ना आईएनडीसीज जो होते हैं, हम्म तो वहां पर वो अपनी एनडीसी। कार्बन क्रेडिट को शो कर देते हैं, तो वो ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है, तो उस हिसाब से सेकंड सही हो सकता है। हम्म सही। हो सकता है बाद में ये लोग कुछ एक्सप्लेनेशन ढंग का दें। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, कंडक्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, oversight of settlement and payment system, debt and cash management for the central and state government, regulating the function of non-banking financial institutions। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है?
जब मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब मतलब ओपन हुँ, मार्केट ऑपरेशन कब करती है रिजर्व बैंक? जो सेल और परचेज होता है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, हाँ, शायद वही होता है सिक्योरिटीज़ ना। का हाँ, 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 तो उसी को रीसेट का स्टेलाइजेशन कहते हैं। इंस्टॉलेशन जब कहते हैं, हाँ। जब मतलब अगर मान लो कि आरबीआई है, उसने जी सेक बेचा, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्रेट ओपन मार्केट में बेच दिया। अब ओपन मार्केट का मतलब होता है तो तुम्हारा आपका जो भी मॉनेटरी मार्केट होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने का मतलब क्या है कि मार्केट से वो मनी खींच रहा है, ठीक है, मनी मार्केट से वो खींच रहा है, तो एक तरह से स्टेलाइज कर रहा है मार्केट को, मॉनेटरी मार्केट को, कि वहाँ कम पैसा रहेगा अब, ठीक है, तो वही है स्टेलाइजेशन का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन जब वो कंडक्ट करता है। हाँ, ये इन्फ्लेशन को वो करने में ना हेल्प करता है। इन्फ्लेशन को या फिर हम्म। करेंसी का बढ़िया एप्रिसिएशन होता है तो फिर हेल्प करता है। Consider the following markets: government bond market, call money market, treasury bill market, stock market. How many of the above are included in capital markets? तो स्टॉक मार्केट तो आएगा ही। देखिए कैपिटल मार्केट की बात कर रहा है, स्टॉक मार्केट तो आएगा, ट्रेजरी बिल मार्केट, मनी मार्केट कॉल तो नहीं मनी नहीं। आएगा, हाँ, बॉन्ड मार्केट आ सकता है। कॉल मनी नहीं। हाँ, बॉन्ड मार्केट फर्स्ट और फोर आएगा। हाँ, क्योंकि ट्रेजरी बिल बॉन्ड मार्केट और भी नहीं आएगा। टीवी टीवी ठीक है। फिल्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। एक मिनट गवर्नमेंट, ठीक है, कॉल मनी और ट्रेजरी बिल ये मॉनेटरी मार्केट के ये मनी पार्ट हैं। मार्केट। हाँ, ये मनी गवर्नमेंट मार्केट के बॉन्ड पार्ट मार्केट हैं। और स्टॉक मार्केट ये कैपिटल मार्केट के हैं, तो ओनली टू, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड? स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड is a resettlement of a large number of people uprooted from their countries due to war, uh, for by giving them a large cultivable land which they cultivate collectively and share the produce. Or many marginal farmers in the area organize themselves into groups and synchronize the and harmonize selected agriculture operations. फिर है many marginal farmer in an area together make a contract with a corporate body and surrender their land to the corporate body for a fixed term, for which the corporate body makes a payment of agreed amount to the farmers. Last one, company extend loans, technical knowledge and material input to a number of small farmers in an area so that they produce an agricultural commodity required by the company for its manufacturing process and commercial production. देखो अगर सिंपलेस्ट, इसका सिंपलेस्ट अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो मुझे तो ये लग रहा है, ठीक है, बी, ठीक है। हाँ सर, ये अगर बहुत कंफ्यूज किया था इस क्वेश्चन ने। हाँ, ये मतलब कहने का इनका बहुत सेंस है, लेकिन अगर स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का कॉन्सेप्ट समझो तो मान लो कि कई छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना सब फार्म जोड़ के एक ही खेती करेंगे, एक ही चीज की खेती। अब वो खेत बड़ा हो गया ना एक हिसाब से, भले ही उसके कई हम्म। सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, पर वो खेत बड़ा हो गया। एक खेत का मतलब होता है कि आप एक एक पर्टिकुलर पैच पर एक ही चीज उगा रहे हो, ठीक है। अब अपना जो प्रोडक्शन है वो सब हार्मोनाइज कर लो। मान लो कि पूरा ये कई सारे लोग का खेत था, अब इन लोगों ने एक मिला दिया और इस पे केवल व्हीट की खेती की, अब ये बड़ा बड़ा फार्म हो गया। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड ना, फार्मर छोटे हैं, छोटे छोटे फार्मर मिलकर अपने फील्ड एक एक कर ली और उन्होंने एक ही चीज उगाया। तो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का मुझे कॉन्सेप्ट यही लग रहा था, मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, ठीक है, तो यही है स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड। Consider the following statement: the government of India provides minimum support price for Niger या Guizotia abscissina seeds, Niger seeds जिसको कहते हैं. Niger is cultivated as kharif crop. Some tribal people in India use Niger seeds seed oil for cooking. देखो तो तीनों इसमें सही हैं। तीनों ही होंगे, तीनों ही होंगे, हाँ हाँ। तीनों सही हैं। नाइजर सीड्स हम इंपोर्ट भी करते हैं क्योंकि नाम इसका नाइजर है तो ऑब्वियस बात है अफ्रीका में होता होगा, अफ्रीका के ही, अफ्रीका से हम इंपोर्ट भी कराते हैं इसको। खरीफ क्रॉप है।
Consider the investment in following asset: brand recognition, inventory, intellectual property, mailing list of client. How many of the above are considered intangible investment? Intangible investment. सर ब्रांड रिकॉग्निशन होगा, इंटेलेक्चुअल हम्म, प्रॉपर्टी भी होगा और मेलिंग। इन्वेंटरी नहीं होगा क्योंकि इन्वेंटरी जो है ना वो हाँ, टेंजिबल है। ठीक है, 1 2 1 सही है। 3 4 होगा। Consider the following: demographic performance, forest and ecology, governance reform, stable government, tax and fiscal effort. For the horizontal tax devolution, the 15th Finance Commission used how many of the above as criteria other than population area and income distance? ठीक है, पॉपुलेशन एरिया और इनकम डिस्टेंस है। इसमें आंसर जो है 3 है, ओनली 3 देखना कौन पड़ेगा। से होंगे फिर? फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी होगा। देखो, इसमें कौन कौन सा इन्होंने क्राइटेरिया जो था: पॉपुलेशन है, एरिया है, हम्म। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इनकम डिस्टेंस, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ठीक परफॉर्मेंस। है, सर टैक्स गवर्नेंस एंड, रिफॉर्म नहीं होगा इसका पार्ट। हाँ, गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं है। टैक्स एंड फिजिकल हुआ, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हुआ, और इसमें से कौन था? फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी हुआ। ठीक है, इसका गवर्नेंस कोई मतलब रिफॉर्म और नहीं है स्टेबल इसका गवर्नमेंट कोई, नहीं होगा। इसका कोई मतलब नहीं है, तो ओनली 3। हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल मतलब सेंटर और स्टेट में कितना स्टेट। बढ़ रहा है। ठीक है, कितना था? 40%, 41% है ना शायद अभी, 40% या 41% के आसपास है जो डिवोल्यूशन होता है रिसिप्ट का। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मतलब जो स्टेट्स हैं उनको कितना मिलेगा, अलग अलग स्टेट को अलग अलग क्राइटेरिया पे, मतलब इन्हीं सारे क्राइटेरिया पे कितना कितना मिलेगा। ठीक है, स्टेट्स को कितना मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल में था सेंटर, सेंटर का स्टेट के साथ, और हॉरिजॉन्टल में स्टेट का स्टेट के साथ। ठीक है, ऐसे। कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स: अफोर्डेबल हाउसिंग, mass rapid transport, healthcare, renewable energy. How many of the above does UNOPS Sustainable Investment in Infrastructure and Innovation Initiative focus for its investment? ठीक है, तो इसमें तो ये था ना अफोर्डेबल हाउसिंग का, और हेल्थ केयर है और रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। देखो एक गेस हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो ये हो ट्रांसपोर्ट सकता है, ये हो होगा। सकता है। इन दोनों में हेल्थ केयर या रिन्यूएबल और एनर्जी में से एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी इसमें, लग रहा हाँ, है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या है। 30 सी, इसमें आंसर 3 है। ठीक है, एक नहीं होगा कोई मतलब। अफोर्डेबल हाउसिंग इसमें और से एक ट्रांसपोर्ट नहीं तो है। पक्का है। देखो, सस्टेनेबल अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट। हाउसिंग है, तो रिन्यूएबल हेल्थ एनर्जी केयर है, भी होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन सा नहीं है? हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होगा। मास रिन्यूएबल रैपिड नहीं एनर्जी है, है। मास मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट नहीं है, नहीं है। ट्रांसपोर्ट नहीं है, हाँ सस्टेनेबल अच्छा, की बात कर रहे हैं ना। ठीक हाँ। है, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भाई इन लोगों ने इसको एक्सक्लूड किया है, हेल्थ केयर किया है। ठीक है, सही है, तो ओनली 3। फिर इन एसेंस, what does due process of law means? The principle of natural justice, the procedure established by law, fair application of law, equality before law. प्रोसेस ऑफ लॉ, इक्वालिटी हाँ, बिफोर लॉ। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ड्यू प्रोसेस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होगा। नहीं मैम, वो तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टिंग है। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि आपने जो मतलब लॉ को अप्लाई किया है, वो उसका वो फेयर एप्लीकेशन है या नहीं। देखो, ये इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग था इन दोनों में, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, पर ड्यू प्रोसेस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए है। ऑल्दो ये भी सही है, मतलब गलत नहीं है। जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जब कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था, तो उन्होंने यही कहा कि जैसे मान लो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कह सकते हो कि जब तक कोई लॉ नहीं बना है ढंग से, आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम्म। आपने कोई रैंडम लॉ बना दिया, लॉ तो बन गया, आपने प्रोसीजर भी फॉलो किया,
प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में वो देखते हैं कि आपने स्टेप सारे फॉलो किए कि नहीं, कि पहले इंट्रोड्यूस किया उस लॉ को, फिर उस पर डिस्कशन हुआ, फिर क्या कहते हैं कि वो लॉ भी क्या कहते हैं वोटिंग हुई और वो पास हो गया, और फिर वो क्या कहते हैं उसको असेंट भी मिल गई, पर वो लॉ ही गलत है मान लो, ठीक है, इनजस्टिस कर रहा है किसी के खिलाफ। तो वहां पे आएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, वहां पे आएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि ये इसका इंटेंट क्या है, इंटेंट सही है कि नहीं, वो चीज चेक करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक तरह से, और फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ तो मतलब जब बन गया उसके बाद उसको आप अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, ठीक है, वो होता है। पर इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया है कि नहीं, इंटेंट सही है कि नहीं उस लॉ का। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में इंटेंट देखते हैं, और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ उसमें प्रोसीजर देखते हैं कि आपने कोई स्टेप मतलब वो नहीं कर दिया, बाईपास नहीं कर दिया वैसा, ठीक है। Consider the following statement. Statement 1. In India, prisons are managed by state government with their own rules and regulation for the day-to-day administration of prisons. Statement 2. In India, prisons are governed by the Prison Act 1894, which expressly kept the subject of prison in control of provisional governments. तो इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं? एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट तो ठीक लग रहा है सर, फर्स्ट भी ठीक है, क्योंकि दूसरा भी स्टेट ठीक है, गवर्नमेंट ही करती और है। स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब एक्सप्लेनेशन भी सही है। हम्म, स्टेट लिस्ट में है ना, प्रिजन प्रिजन स्टेट लिस्ट में, आप देखोगे स्टेट लिस्ट में है ये। हाँ हाँ। स्टेट लिस्ट में है प्रिजन, पुलिस प्रिजन ये सब स्टेट लिस्ट में है। और ये एक्ट भी तब भी बना था अंग्रेजों के टाइम पे, अंग्रेजों ने बनाया था इसको। हाँ, उस समय भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंडर में था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट चीफ पर्पस ऑफ constitution of a country? Chief purpose of the constitution of country: it determines the objective for the making of necessary laws, it enables the creation of political offices and government, it defines the limit and powers of government, it secures social justice, social equality, social security। वो होगा ना, लिमिट द देखो, पावर ऑफ द गवर्नमेंट। हम्म, चीफ एक पर्पस तो वही स्टेटमेंट है। कहा जाता है कि कोई भी लॉ, अगर कोई भी लॉ बनाते हैं जब, ठीक है, कोई भी लॉ या रूल अगर वो कोडेड है, कोडेड मतलब लिखा हुआ है, तो वो दो चीजें करता है, एक तो आपको एम्पावर भी करता है, ठीक है, किसी को एम्पावर करने के लिए या डिसएम्पावर करने के लिए, एम्पावर या डिसएम्पावर, हाँ, ठीक है, और दूसरा लिमिट भी सेट करता है, लिमिट। अगर हमने कह दिया, कोई रूल बनाया कि आप ये कर सकते हो, तो इसका मतलब है सिर्फ इतना ही कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते हो ना, लिमिट कर दिया उसने। अगर कोई चीज पर लिखा यहीं नहीं से तो तो हम, वो आ रहा है ना, हम्म, यहीं से तो वो कॉन्सेप्ट आया था ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट वाला। हाँ वही कॉन्स्टिट्यूशन से, इस- कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वही क्या कहते हैं कि मतलब जिनको पावर जो डिफाइंड है वो वही कर सकती है। मान लो कि स्टेट लिस्ट में जो है, स्टेट लिस्ट में, हाँ स्टेट लिस्ट है, और यूनियन लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जो चीजें मेंशन है स्टेट गवर्नमेंट उससे लॉ बना सकती है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में जो चीजें हैं उस पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ऑल द एक्सेप्शन दोनों में है, लेकिन बेसिकली वो उनकी पावर को लिमिट कर रही है ना, स्टेट वाले जो है सेंटर की लिस्ट पे नहीं बना सकते हैं, और यूनियन जो है वो स्टेट की लिस्ट पे नहीं बना सकती ना, ये उनकी पावर को लिमिट कर रहा है। अगर ऐसा होता कि कोई लिस्ट नहीं डिफाइन होती तो वो किसी पे भी लॉ बना देते, है ना। हम्म, In India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental right? First, 42nd, 44th, 86th। देखो इसमें इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इसमें कंफ्यूजन है, ये नहीं था, इसमें से कोई नहीं था शायद। वो 42nd के पहले की बात थी जब मतलब एफआर को ओवरकम करने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट लाए थे। 24th 23rd ऐसे कुछ था वो, ठीक है। इनके एक्सप्लेनेशन में देखना पड़ेगा। 34, अच्छा ये क्वेश्चन काटा गया है वैसे, ठीक है, अमेंडमेंट देखते हैं वैसे। इन लोगों ने ए माना है। अरे भाई कैसे ए मान लिया।
आज इन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट माना है। फर्स्ट अमेंडमेंट, देखो फर्स्ट अमेंडमेंट में तो जैसे वो नाइन्थ शेड्यूल आया था ना, नाइन्थ शेड्यूल, हाँ, सिर्फ 9 शेड्यूल था। हाँ फर्स्ट अमेंडमेंट में तो वो भी था। और 23rd 24th करके आया था जिसमें जब प्रॉपर्टी वाले राइट को वो चेंज करने का था, ठीक है। ये बाद में तो 24th ही प्रॉपर्टी था राइट को शायद। हटा दिया। हाँ वो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा। इन्होंने केवल इसी पे ध्यान दिया, बाकी पे नहीं ध्यान दिया, ठीक है। 44th भी शायद सही था, ठीक है, पर इन्होंने हटा दिया। Consider the following organization या bodies in India: the National Commission for Backward Classes, the National Human Rights Commission, the National Law Commission, the National Consumer Dispute Redressal Commission. How many of the above are constitutional bodies? भाई कौन सी हैं? यही है ना सिर्फ? ये वाला नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, हाँ बस यही यही है, है, बाकी तो नहीं राइट। है। हाँ ये भी नहीं, नहीं कोई भी है, नहीं। ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ठीक है। ओनली वन। इसके लिए वो था ना आर्टिकल 338, 339, 338 बी ऐसे कुछ करके है। 338 बी है, ठीक है। ठीक है। Consider the following. Consider the following statement. If the election of President of India is declared void by Supreme Court of India, all acts done by him in the performance of duties of his her office of President before the date of decision becomes invalid. ठीक है। Election for the post of the President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to be taken place. When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes him limits within which he she has to declare his assent. ठीक है। तो इसमें दो स्टेटमेंट तो सीधे सीधे इनकरेक्ट है। तो थर्ड वाली ना इनकरेक्ट है। देखो ये भी इनकरेक्ट है, ये ठीक है। इलेक्शन टू फॉर द हाँ। पोस्ट पोस्टपोन ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जब पिछले प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था तो जम्मू कश्मीर का वाला की इशू था, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भंग थी, मतलब डिसॉल्व थी, कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, और इसलिए मुझे याद था। और व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट नहीं, उसमें डिसाइड है, नहीं ठीक दिए है, है, टाइम हाँ लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं में है, टाइम लिमिट तो नहीं है। इसमें तीनों ही गलत है, डन ठीक है। होगा फिर। हम्म, और ये भी गलत है, क्यों? मान लो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और फिर वो अपना शपथ लेके काम करना शुरू कर दिए। किसी ने, जो भी दूसरा कैंडिडेट था, उसने चैलेंज कर दिया कि ये प्रेसिडेंट का कुछ भी है, मतलब कोई भी इशू है या एफिडेविट में गलत है या कुछ भी गलत है, और वो एक सर्टेन मतलब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उनका जो इलेक्शन है उसको रद्द कर देती है सुप्रीम कोर्ट। तो इस तारीख तक जो भी काम उन्होंने किए हैं वो वैलिड है, ठीक है। इस तारीख तक जो भी काम प्रेसिडेंट ने किए हैं वो वैलिड रहेंगे, वो नल एंड वॉइड नहीं होंगे, इनवैलिड नहीं होंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्शन, हिज इलेक्शन। हम्म। यही वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी होगा, ये भी वो भी क्वेश्चन आ चुका है कहीं पे, ठीक है, दोनों के केस में वही होगा। With reference to finance bill and money bill in Indian Parliament, consider the following statement. When the Lok Sabha transmit finance bill to Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. ठीक है। When the Lok Sabha transmit money bill to Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendation. In case of disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill. देखो इसमें लोकसभा ट्रांसमिट बिल इट कैन, ये तो नहीं कर सकता, ठीक है, सीधी सी बात है। ये हो सकता है ना कि वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं, वो अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। पहले में वो अमेंड और रिजेक्ट बोल रहा है, वो नहीं हो सकता, दूसरे में हो सकता है, तीसरे में फंसेगा क्या, मनी बिल और फाइनेंस बिल का केस। अगर फाइनेंस बिल में भी 2-3 तरह के हैं, उसमें एक में जॉइंट सेटिंग हो सकती है, एक में नहीं हो सकती, वो देखना पड़ेगा। इसने सिर्फ फाइनेंस बिल लिखा है तो आप दोनों इंक्लूड कर लो, दोनों केस यहाँ हो भी सकता नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जॉइंट सेटिंग मनी बिल के केस में नहीं होगा लेकिन फाइनेंस बिल के केस में होगा, तो ये सही स्टेटमेंट एक तरह से, ठीक है। देखिए ये वेग एक तरह से, मतलब ये नहीं बता रहा कि फाइनेंस बिल टाइप 1 या टाइप 2 है, ठीक है।
तो एक जो फाइनेंस बिल टाइप 2 करके होता है वो शायद उसमें दोनों ही मतलब जो वो उसको नॉर्मल बिल की ट्रीट करते हैं, जैसे नॉर्मल बिल होते हैं, नॉर्मल लॉ के बिल होते हैं, वैसा ट्रीट करते हैं, तो उसमें जॉइंट सेटिंग हो सकती है। तो इसमें दो, ओनली टू। ठीक है। Consider the following statement. Once the central government notifies an area as community reserve, तो उसके बाद क्या होता है? The chief wildlife warden of the state becomes the governing authority of such forest. Hunting is not allowed in such area. People of such area are allowed to collect non-timber forest produce, or people of such area are allowed traditional agriculture practices. कम्युनिटी रिजर्व अगर नोटिफाई कर दिया गया तो उसमें क्या चेंज आएगा? इसमें थोड़ा-सा मुझे भी नहीं पता। ठीक है। सेकंड इसमें तो आंसर सही क्या है? होगा। इसमें आंसर है बी। ठीक है, इसको 1 मिनट देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो सेकंड और थर्ड सही लग रहा है मुझे तो। हुँ। देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, कम्युनिटी रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट। तो इसमें कह रहा है पहला स्टेटमेंट करेक्ट है इसका। ठीक है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं उनके अंडर में चला जाता है ये। दूसरा क्या है? ये भी सही है, हंट अलाउड तो नहीं दूसरा होता। भी करेक्ट है। पीपल हाँ। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। यार इसमें नॉन टिम्बर तो कर सकते हैं ना? तो इसमें तीनों ही दिया है, तीनों ही करेक्ट है, बस चौथा नॉट करेक्ट दिया है। अब यही कंफ्यूजन है इनके एक्सप्लेनेशन में। जो यूपीएससी का आंसर है बी, इसमें ओनली टू बोला है। मुझे तो ये भी सही लग रहा था। ठीक है, क्योंकि तो सेकंड नॉन और टिम्बर थर्ड तो पक्का सही होगा। ये इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, पर ये वाला सर तो फिर फर्स्ट पता नहीं। यूपीएससी ने ना फर्स्ट को सही नहीं माना होगा फिर, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो 100% श्योर है कि सही होगा, क्योंकि नॉन टिम्बर तो वो कलेक्ट कर सकते हैं। पर उसमें कह रहा है कि लॉ है कि जो सेक्शन 33 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पासिस द अथॉरिटी ऑफ सच सेंचुरी टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, हाँ वही तो है। पता नहीं, तो इन्होंने तो तीनों को माना है, बस फोर्थ को गलत माना है। इन्होंने वही बात है, बाद में लोगों ने अपडेट नहीं किया, किसी भी कोचिंग ने। इन लोगों ने जो पहले एक्सप्लेनेशन हम्म। दिया था वो उसी पे ही है अभी भी। आंसर की आने के बाद भी किसी ने अपना अपडेट नहीं किया। फिर या फिर इनके आउटडेटेड होंगे कॉन्सेप्ट यूपीएससी वालों के। विद रेफरेंस टू हाँ। शेड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विद इन अ स्टेट, the notification of an area as scheduled area taken place through an order of the president. The largest administrative unit forming the scheduled area is the district, and the lowest is the cluster of villages in the block. The chief minister of the concerned state are required to submit annual report to the Union Home Ministry on the administration of scheduled areas in state. ठीक है, तो इसमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं? सिर्फ फर्स्ट तो सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड वाला गलत है, क्योंकि गवर्नर ऑफ स्टेट करते हैं ना, चीफ मिनिस्टर नहीं करते। हम्म। फर्स्ट तो ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट पे ठीक है, होता है। ऑल। लेकिन हाँ, सेकंड भी ठीक ही होगा। हाँ, governor of state has a special responsibility regarding the scheduled areas. He has to submit the report to the president regarding the administration of such। ठीक है, इसमें मतलब ये जो लिखा है ना, चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री को करता है, ये नहीं है। गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को वो करेगा। करता है। हम्म। ठीक है, प्रेसिडेंट को करेगा। थर्ड वाले में बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज held in some judgment that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration.
फिर स्टेटमेंट 2 है, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो नहीं डिफाइंड है कहीं, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं इनकरेक्ट हो गया। डिफाइन होगा, हाँ। अब ये इनकरेक्ट हो गया, तो एक पहला इनकरेक्ट हो गया, दोनों तरह से है नहीं कि कहीं दोनों इनकरेक्ट हो। ठीक है। ऑप्शन सी होगा फिर। हम्म। फिर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज दंडाकारण अ धन्य कटका which flourished as permanent Buddhist center under Mahasangika located आंध्रा। ठीक है, धन्य कटका ये बुद्धिस्ट सेंटर था महासंगिका का, और ये आंध्र में था। With reference to the ancient India, consider the following statement. The concept of stupa is Buddhist in origin. Stupa was originally a repository of relics. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. तो इससे पहला तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बुद्धिस्ट से पहले भी स्तूपा का कॉन्सेप्ट था। हम्म, सही। और दूसरा है तो स्तूपा जनरली, हाँ, सेकंड तो ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। और थर्ड भी सही है। ओनली टू होगा फिर। 42 का 42 का भी, हाँ, ओनली 2 है। ठीक है। फिर विद रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकाई, Pompuhar and Muchiri were well known as capital cities, ports, center of iron and steel making, shrines of जैन तीर्थंकर। ठीक है, मुजरी फोर्थ या है ना सर? मुचरी वही है, पोम्पुहार पोर्ट हैं ये सब। ठीक है, पोम्पुहार पोर्ट है। ठीक है, कोरकाई कहाँ पे है, लोकेशन पता है? साउथ में है कहीं पर। मैम साउथ में हाँ, मतलब उधर उधर साइड में। एग्जैक्ट नहीं सर, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा मुझे। अरे उधर है, याद था मुझे। देखो, कावेरीपट्टनम को पंपुहार कहते थे या पुहार कावेरीपट्टनम, और ये चोला के टाइम में था। और मुचरी या मुजरी शायद वही था। ये सब संगम पोर्ट हैं। हाँ, कोरकाई संगम टाइम में पांड्या का सही पोर्ट थे। था। इसमें भी लोकेशन नहीं लिखी इनकी, पर इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कभी केरला का है या तमिलनाडु का, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और कहीं ना। ये पोर्ट्स की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। पोम्पुहार, मुचरी या मुजरी शायद यही था, मुचरी। और ये कोरकाई है, तो ये संगम पीरियड के ही पोर्ट सारे। Which one of the following explains the practice of Vatta Kiruttal as mentioned in Sangam poem? Vatta Kiruttal. Uh, King employing women bodyguards, learned person assembling in royal court to discuss religious and philosophical matters, young girls keeping watch over agriculture, feed and driving away birds and animals. The king defeated in battle committed ritual suicide by starving himself to death. तो सर यही है, डी वाला है इसका। डी। कल मैंने बताया था ना, वट हाराकीरी। वटक की रिचुअल। हाँ हाँ। हाराकीरी हाराकीरी ठीक है। हाराकीरी जापान में होता था। उसमें जो भी राजा या जो भी सेना हारती थी, वो हाराकीरी कर लेती थी। वैसे ही ये हाराकीरी का एक फॉर्म कह सकते हो, इंडियन फॉर्म इंडिया में है। तो उसमें जो वो भी सुसाइड ही कर देते, पर ये स्टार टू डेथ वैसा वाला सुसाइड है। वो खुद को काट लेते हैं हाराकीरी में। ठीक है। हम्म। सर ये कुछ कुछ वैसा नहीं है जैसे संलेखना होता है जैन में? हाँ, पर वो मतलब वो तो निर्वाणा या उसके लिए करते हैं। हाँ, उसको प्राप्त ये करने के लिए हारने। करते थे, और ये जब हाँ, हारने की बात ये करते हैं, गिल्ट मतलब में या कॉन्सेप्ट हारने में वही है। वैसे। हाँ। किसी एक राजा ने सल्लेखना किया था, याद है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने, हाँ। कहाँ किया था? कर्नाटका, वहां पर बेलगांव। श्रवण बेलगोला। श्रवण श्रवण बेलगोला। बेलगोला। ठीक है। वो जैन धर्म से किसने करवाया एसोसिएट थे था? ना? हाँ, किसने करवाया था? भद्रबाहु। हाँ, भद्रबाहु। ठीक है, जैन धर्म से एसोसिएटेड। कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज: होयसाला, Gahdawala, Kakatiya, Yadava. How many of the above dynasties established their kingdom in early 8th century AD? देखो, होयसालास आपके
मतलब 30 में थे, ठीक है। गाहदवालास भी 1100 समथिंग में थे, ठीक है, 1100 के आसपास में। काकातियास भी 1100 के आगे, मतलब 11 to 12 कर सकते हो, ठीक है, 12th सेंचुरी। और यादवास भी 11-12 इन्हीं के आसपास थे, क्योंकि इनका जिक्र उनमें आता है ना जब खिलजी ने इनको हराया था, ठीक है। गाहदवाला को किसने हराया था? ये जब पृथ्वीराज चौहान के टाइम में थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के आसपास, ठीक है, तो भी 1100-1200 के आसपास। ये कौन और से एरिया हर्षाला के थे गाहदवाला? गाहदवाला मैम ये नॉर्थ में ही थे। क्या नाम था उसका? जयचंद गाहदवाला से तो था शायद। ये तो राजस्थान साइड क्या? इधर ही कहीं का था, नॉर्थ एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, पर ये इधर ही मालवा के नॉर्थ आसपास या वेस्ट ऊपर में ही का। लग रहा है। हाँ, तो ये शायद जयचंद इसी गादवाला से ही था, जहाँ तक मुझे याद है, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। ठीक है, हाँ हर सर, साल तो आपने जयचंद देख। इसी से था। हाँ, तो ये इसमें से कोई भी जो है 8th सेंचुरी एडी के आसपास का नहीं है। 8th सेंचुरी एडी के आसपास का नहीं है, तो नन। अगर एक रफली टाइम फ्रेम आपको याद है तो ये क्वेश्चन हो जाता। अच्छा, ये क्वेश्चन है लेकिन। With reference to ancient Indian history, consider the following pairs: literary work, author देवी चंद्रगुप्ता बिल्हन, हम्मीरा महाकाव्य, नया चंद्र सूरी, मिलिंद पन्हा नागार्जुन और नीति काव्य मित्र सोमदेव सूरी। जैसे पहला तो ये गलत है ना। तीसरा तो देवी सही है। चंद्रगुप्तम तो विशाखा दत्त का था, बिलाना का नहीं था। हाँ, और मिलिंद पहला फानो गलत है। सही है, नागार्जुन ये मिलन पनो बाकी का सही पता है। नहीं। और नीति वाक्य मित्र सामवेदेश्वरी, पता नहीं इसका। सोमदेव सूरी ये हो सकता है, पता नहीं, इसका भी नहीं, मुझे भी नहीं पता है। 2 पता है। ऑल 4 तो नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो मैम गया। सारे नहीं सही हैं। हाँ, ठीक है, सारे तो नहीं सही हैं, सारे तो ऑब्वियस बात नहीं सही हैं। ऑल 4 तो नहीं होगा ना। सर ओनली 2 या ओनली 3 होगा फिर। देखो, 1 भी हो सकता है। आपने भी वही गलती की जो हमने भी करी थी एक बार। मिलिंद पन्हा नाग सेना है, अरे अरे हाँ, कैप्रिकॉर्न मैम ने हाँ बताया भी तो था। ठीक है। ऑल्दो नागार्जुन नागसेना एक ही बंदे का नाम है, लेकिन जब हाँ भी हाँ मिलिंद हाँ। पन्हा की बात आएगी वो नागसेना है। ये यूपीएससी और पीसीएस दोनों में यही गलती होती है, वो हमेशा नागार्जुन लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें यही गलत है, ये गलत है और ये गलत है, बाकी दोनों सही है, ठीक है। नागार्जुन है वहां पे। और देवी चंद्रगुप्ता आपने सही बताया था, विशाखा दत्त। हाँ, विशाखा दत्त है, देवी चंद्रगुप्ता। विशाखा दत्त। ठीक है। बाकी दोनों सही है। हमीर महाकाव्य ये नए चंद्र सूरी, और नीति वाक्य मित्र ये सोमदेव सूरी, ठीक है। सोमवेद, सोमदेव Souls, सूरी। souls are the only the property of animal and plant life, but also of rocks, running water, and many other natural objects not looked as living by other religious sects. The above statement reflect one of the core belief of which one of the following religious sect of ancient India? जैनिज्म। जैनिज्म होगा इसका। जैनिज्म। जैन धर्म कहता है कि सब में आत्मा भाई होती बहुत है। हर चीज में स्ट्रिक्ट है, सोल जैन है। धर्म बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, इसीलिए जैन धर्म क्या कहते हैं कि बहुत छोटी मतलब ज्यादा लोग फॉलो नहीं कर पाए। इवन जो फार्मर्स होते थे वो भी नहीं फॉलो कर पाए, क्योंकि उनका मानना था ना कि जब आप प्लॉ करते हो, खेती करते हो, तो छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनकी डेथ हो हाँ, जाती वो है। जीव है, उनकी तो डेथ हो जाती है। हाँ, तो वो मास्क रिस्ट्रिक्ट पहन के करते हैं। रहते थे ताकि कोई बैक्टीरिया हम्म, और कीड़ा ना मर जाए, वही ऐसे करके तो था। बहुत। तो क्योंकि वो मानते हैं हर चीज में सोल होती है, हर चीज में आत्मा होती है, ऐसा, हम्म ठीक है। और जीवों पर दया, इतने माइक्रोब्स पर भी दया करो वाला कॉन्सेप्ट है। हम्म हु अमंग द धरती फॉलोइंग पे सब रूलर्स जी नहीं पाएगा। Who among the following rulers of Vijayanagara Empire constructed a large dam across Tungabhadra River and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city? विरूपाक्ष। देवराय। Devrayvan. ठीक अच्छा, है। देवरावन। Which among the following rulers of medieval Gujarat surrendered Diu to Portuguese? इसका तो वो होगा ना, बहादुर शाह। बहादुर बहादुर शाह। शाह। बहादुर शाह हम्म गुजरात के रूलर थे। हम्म बाई द ये बहादुर शाह वही था ये क्या? रेगुलेटिंग बहरा एक्ट है बहरा इसका तो आंसर। By by which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as Governor General of India? Regulating Act, the Pitt India Act, the Charter Act 1793, the Charter Act of
1833 रेगुलेटिंग एक्ट, इसका वो नहीं डेट दिया, यही था ना 1773। 1773। हम्म, 1773। ठीक है ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हो गया, इसको हम यहीं रुकते हैं, काफी लंबा हो गया तो वैसे 50 का आंसर क्या सुनने के बताया लिए। आपने? इसमें तो कोई नहीं दिया है। तो 50 का ए नहीं होगा, मतलब 50 वो का ए होगा उसमें सब बनाया इसका। था ना। नहीं नहीं, ए नहीं होगा मैम, ए तो गलत है, डी मेरे है, को लगा ए डी बोलेगा। है, डी होगा इंडिया इसका डी है, गेट। आंसर, हाँ। डी है। हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डी में बनाया गया था। हम्म, ए में तो गवर्नर ऑफ, उसको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया था। हाँ यहाँ गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया था। हाँ, डी होगा इसका आंसर। बेंटिक था ना, विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, हाँ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर था? 23 का? 24 का है, हाँ 23 का है, विलियम बेंटिक। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हम्म। डेजिग्नेट टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक 1833। ठीक है, तो ये सुनने के लिए धन्यवाद।